जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज क्लास नंबर ये हमारी सेकंड है। कल पूरी क्लास होनी थी, लेकिन एक छोटी सी इंटरनेट की समस्या हो जाने के कारण कल पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। तो कल मैंने लगभग 12-13 प्रश्न करवाए थे। तो आज मैं 15 से स्टार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। और साइंस की सेकंड क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके जो भी विचार हैं, माइंड जो भी थॉट हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें उड़ेल दीजिए यानी उस पर आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ने वाला हूँ, उसके बाद में आप भी सही समझना, इसके बाद में सही सटीक आपको आंसर देना है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? पहला गैलीलियो, और दूसरा ऑप्शन है न्यूटन यानी कि बिफर बॉल, और सी है रोमर, और तीसरा है माइकलसन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर होने वाला है सी, रोमर। रोमर नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। इसमें इसका राइट आंसर तो ये होने वाला है सी। ओके, अब बात करते हैं गैलीलियो के बारे में। तो गैलीलियो ने किसका खोज किया था? दूरबीन का। ध्यान रख के चलना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि न्यूटन ने किसका खोज किया था। ठीक है। जो गति के समीकरण देने वाला जो व्यक्ति का नाम था, गैलीलियो ने ही गति के समीकरण दिया था। और नियम देने वाला व्यक्ति का नाम था न्यूटन। तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, लेकिन जो गति के समीकरण दिए थे गैलीलियो ने दिए थे। ठीक है ना। गैलीलियो ने दिए थे। इसका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। चलो क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? यानी प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? पहला हीरा, सेकंड पानी, उसको बोलते हैं वाटर, और थर्ड सी है निर्वात, और फोर्थ है हाइड्रोजन। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी होने वाला है। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होगा। और कितना होता है प्रकाश का वेग? एक मिनट। प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 गुणे, अरे भाई लिख जा सही तरीके से, 1 मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ प्रकाश तय करता है दूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना प्रकाश का वेग है, यानी 1 सेकंड में इतना तय करता है। अब बात करते हैं कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या अंतर पड़ता है? यानी कि वो बढ़ती है, या फिर वो घटती है, या फिर वो वैसी ही रहती है, या फिर डी फॉर डॉग है, सा गिर जाती है। ये एसएससी 2000 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, तो हमने आपको पहले बताया है कि प्रकाश की गति में तापमान का कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रकाश की गति में तापमान का कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी वैसे ही रहती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चलिए 18। अब बात करते हैं कांच, कमजल व हीरे में प्रकाश की चाल
निम्न क्रम में होती है? पहला, सर्वाधिक सर्वाधिक हीरा, फिर कांच, फिर जल में होगा, या फिर जल कांच और हीरा में होगा, या फिर कांच हीरा और जल में होगा, या फिर हीरा जल और कांच में होगा। 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसके बाद फिर मैं अपना तर्क दूंगा, इसके बाद मैं उसको सिद्ध कर पाऊंगा कि हाँ सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है, प्रकाश की। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बोल चुका कि प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि इसमें ध्रुवीकरण की घटना होती है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो 18 का राइट आंसर होने वाला है बी फॉर बॉल। यानी देखो, प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है ना, पहली बात निर्वात में होती है, लेकिन निर्वात यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर है नहीं ना। फिर इसके बाद निर्वात वह माध्यम है जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है उसे निर्वात बोलते हैं, ठीक है ना। यानी वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है वहाँ पर। फिर उसके बाद में जल में होगा, इसके बाद में कांच में, और सर्वाधिक होगा, सबसे कम होगा हीरे में, क्योंकि हीरा हमारा ठोस होता है, ठीक है। तो अगर इसमें एक प्रश्न बनेगा यही कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है, फिर जल में होती है, फिर कांच है, और फिर हीरा है। इसलिए आपको ध्यान रख करके चलना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 18 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 19, 8 मिनट लगता है, या फिर 8 सेकंड लगता है, या फिर 1 सेकंड लगता है, या फिर 100 सेकंड लगता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होने वाला है सी फॉर कैट, यानी 1 सेकंड। ध्यान से समझना है, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचा है, खोपड़ी खोलकर सवाल को देखना है, तो 1 सेकंड लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है आने में कितना समय लगता है, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने समय लगता है? तो लगता है 8 मिनट, कहीं कहीं पर ऑप्शन में होता है, कहीं कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड होता है, और कहीं कहीं पर 8 मिनट 19 सेकंड होता है। तो जैसा ऑप्शन हमें मिले वैसा ही आप आंसर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने बेसिक जानकारी मैंने थोड़ी सी दी है, आगे बढ़ते हैं। लो 20 नंबर का वही प्रश्न आ गया, सेम बाय सेम। सूर्य का प्रकाश हमारे पास यानी पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट का समय लगता है, या फिर 2 मिनट का समय लगता है, या फिर 6 मिनट का समय लगता है, या फिर 4 मिनट का समय लगता है? एसएससी 2014 का प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 20। इसका राइट आंसर होने वाला है 8 मिनट। अगर 8 मिनट नहीं है, अगर 8 मिनट 16 सेकंड है तो वो भी सही है, अगर 8 मिनट 19 सेकंड है तो वो भी आंसर सही है। तो हम ऑप्शन को लेकर चलेंगे, जो हमारे पास ऑप्शन होंगे सेम बाय सेम हम वैसे ही चलेंगे। ओके, आगे बढ़ें, क्लियर। चलिए बात करते हैं 21, प्रकाश का वेग होता है। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया तुम्हें, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मैंने प्रकाश का वेग बताया है। पहला 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ माइल प्रति सेकंड। एसएससी 2014 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21। इसका राइट आंसर होने वाला है बी फॉर बॉल, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको ऊपर ही बोला है, अब बेहतर तरीके से मैंने बताया भी है, ठीक है। चलिए
वो होता है ना कि वो जो प्रचार किया करते हैं ना, तो उसी की साउंड आपको सुनाई दे रही होगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात कोई बिजनेस करेगा तो लगाता है वो अपने प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पहला वर्णमंडल, फिर भी बी फॉर बॉल है कोरोना या किरीट या कोरोना, या सी फॉर कैट है प्रभाव मंडल, प्रभामंडल, या फिर डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भाग नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होने वाला है बी फॉर बॉल कोरोना या किरीट, किरीट या कोरोना। मान लो सन है, ठीक है, तो इसका जो बाहर का पोर्शन दिखता है ना, बाहर की ओर का बियर, ये बाहर की जो ये आपको परिध दिखती है, सूर्य ग्रहण में यही दिखाई देता है, बीच का ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आगे बढ़े, उसे बोलते हैं किरीट या कोरोना। ये कोरोना कोविड-19 नहीं है, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय, उसे कोरोना या किरीट बोलते हैं, वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितना समय होता है? 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड, या फिर 600 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। क्वेश्चन नंबर 23, 460 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 इम्पॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या फिर सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। खोपड़ी खोलकर इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का, क्योंकि इसमें गलत होने चांस ज़्यादा रहते हैं। 24, चंद्रमा बीच में हो, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होगा और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होगा और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होगा और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होगी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अमावस्या के दिन भी घटित होता है और पूर्णिमा के दिन भी घटित होता है। फिर डी फॉर डॉग है अर्ध चंद्र के दिन। आरआरबी 2004 का प्रश्न है, इसलिए सही तरीके से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 25। चंद्र ग्रहण की घटना रात को होगी और रात को सूर्य निकलेगा कि चंद्रमा निकलेगा, तो जाहिर सी बात है चंद्रमा निकलेगा, ठीक है ना। उसे बोलते हैं पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण हमेशा चंद्रमा में होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा दिन के समय होगा, अमावस्या के दिन होगा और सूर्य पर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य ग्रहण कब होता है? पहला प्रतिपदा अमावस्या, वह काफ़ी क्लिष्ट शब्द है ना, पूर्णिमा को, या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, या फिर किसी भी दिन। नहीं नहीं नहीं, यूपीएससी से 2019-91 का है। देखो किसी भी दिन तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो ना। और अगर सूर्य ग्रहण हो तो वो दिन का होगा, और दिन को क्या होगा? अमावस्या, भाई यही तो है। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण पहले बात दिन को होगा, और दिन कौन होगा? अमावस्या, 26, ठीक है ना, 26 का यानी सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी अमावस्या को होगा, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा, रात को होगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। नहीं बन पा रहा भाई, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ। एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? पहला, इसकी आणविक संरचना के कारण, यानी इसकी अणुओं की संरचना के कारण, या प्रकाश की शोषण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, या कुछ अन्य निहित गुण के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो हीरा जब चमकता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का है। मैंने पढ़ा दिया था, देखो दोबारा फिर से रिपीट हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, 28 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं 27 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। चलिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण, या प्रकाश के विवर्तन कारण, या फिर प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। किस कारण से सिक्का बर्तन में उठा हुआ प्रतीत होता है? 28। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी तली से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, या किसी तालाब में मछली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है ऊपर की ओर, ठीक है। या जब कोई छड़ किसी बाल्टी या किसी बर्तन में डालते हैं तो टेढ़ी दिखाई देती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या अब मान लीजिए जैसे कोई तालाब में कोई सिक्का पड़ा है ना, तो अगर उसको देखेंगे तो काफ़ी उठा हुआ प्रतीत होगा। अब पतला उसको जाने के लिए कूद गया तो सीधा डूब ही जाएंगे, ठीक है ना। वास्तविक गहराई पर नहीं, वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, वो कैसे? क्वेश्चन नंबर 29 का, अपवर्तन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण, या फिर परिक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपको बताना है सही तरीके से। अपवर्तन के कारण मैंने ऊपर ही बोल दिया है, फिर भी नहीं खोपड़ी चल रही होगी बहुत सारे लोगों की, फिर भी खोपड़ी नहीं चल रही होगी। मैंने बोला नहीं है कि कोई सिक्का अगर वास्तविक गहराई से उठा हुआ प्रतीत होता है, कोई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, या कोई मछली जब तालाब पर तैर रही तो कुछ उभर उठी हुई दिखाई देती है, या अपना मैं हाथ जल पर डालूंगा तो कुछ टेढ़ा दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा। किस कारण? ये अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30। अरे भाई रुक जा थोड़ा सी, हाँ। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको बोलते हैं सीडी, पहले वो था ना, पहले हम सीडी लगाते थे फिर फिल्म देखते थे ना, लेकिन आज का इंटरनेट का ज़माना है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। पहला, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। फिर
बी फॉर बॉल है, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, या सी फॉर कैट है, परिवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, या डी फॉर डॉग है, अपवर्तन विवर्तन पारगमन की परिघटना के आधार पर। ये IAS 2000 का प्रश्न है भाई। IAS इतने सिंपल सवाल नहीं पूछता है ना, टफ जो होते हैं ना, टफेस्ट एग्जाम है IAS देश का। क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर हो जल्दी बताइए। तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर सीढ़ी चमकती है जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? इसका तो आंसर किसी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 बार ऊपर बताया है। फिर भी चलो देखो, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के ध्रुवण के कारण, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको देना है बिल्कुल सही तरीके से, और ये गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंककि मैंने बोला है, कई बार मैंने पढ़ाया है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना? जैसे मैंने बोला था ना, मैं अपना हाथ पानी पर डालूंगा तो टेढ़ा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। कोई तालाब पर कोई मछली तैर रही है तो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी, या पानी पर मैं किसी छड़ को डाल दूंगा तो वो टेढ़ी दिखाई देगी। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, वो सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। आगे बढ़ें, चलिए। एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर देते हैं, खत्म है मतलब, मैंने बोला था ना पूरे 33 पूरे मैंने लिया है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? किस कारण से होता है सब? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, बोलो। ए फॉर एप्पल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अरे भाई, जब कोई पानी के अंदर कोई व्यक्ति है तो उसको अधिक ऊंचाई दिखाई देगी। ठीक है कि ये भी, जैसे कोई तालाब अगर बीचों बीच बैठा है या कहीं पर बैठा है पानी के अंदर, तो अगर ऊपर की ओर देखेगा ना तो लगेगा कि हाँ बहुत दूर ऊपर देखना पड़ेगा उसको ना। ये जो घटना होती है किस कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगर किसी गलत है अगर ये किसी गलत हुआ तो उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। एक मिनट, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। कि काफी क्लिष्ट भाषा है ना। प्रकाश की पहला है प्रकाश की परावर्तन कारण, प्रकाश की अपवर्तन कारण, प्रकाश की विवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के विसर्जन के कारण। UPPCS 2014 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 किसी गलत नहीं होना चाहिए, बोलो। अरे भाई, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में पड़ी पड़ी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। कितनी बार मैंने बताया ऊपर से नीचे तक के लिए। तो ठीक है ना। तो ये आपकी जो प्रश्न है, आज क्लास आपकी पूरी हो गई है। इसके साथ साथ मैंने इसमें अच्छे प्रश्नों को अच्छे प्रश्नों का मैंने कंपाइलेशन लिया था, ताकि सही तरीके से देख पाओगे। ठीक है, तो ये प्रकाश का था, मैंने खुद भी इसकी PDF ली थी, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये कुछ पुरानी वीडियो कुछ नई वीडियो, ठीक है, मतलब कुछ कल वाली वीडियो देख लेना और आज वाली वीडियो देखना, और तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक मिनट मैं इसका PDF डाल दूंगा। अगर आपको PDF चाहिए ना, PDF, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह असी सिंह
गेरा एम। आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना जितेंद्र सिंह गेरा एम, तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और जो ये पीडीएफ वगैरह, ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, ये पीडीएफ को वो मैं वहीं पर डाल दूँगा, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद में मैंने बोला ना कि कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं उसको देख पाऊँगा और उसके आधार पर मैं अच्छी से अच्छी और वीडियो बना पाऊँगा। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और मस्त रहिए।